टैक्सेस की अपडेट्स हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन जो है आपके साथ वो शेयर करना है। तो फिलहाल कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी, वन बाय वन करके। तो बाकी जो क्वेश्चन आंसर सेशन आप जो भी क्वेश्चन आप करेंगे वो इसमें लिख दीजिएगा, तो उसको कोशिश करेंगे कि अभी रिजॉल्व कर दें, वरना बाद में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे जी। पहला जी मैं पेस्ट कर रहा हूँ जी। जी ये पहला अपडेट आपके सामने है। इसमें MTN आप मैंडेटरी, आपको पता है जितनी कमर्शियल ट्रांजेक्शन हैं, कॉरेस्पोंडेंस है, ऑफिस हैं, ब्रांच ऑफिस हैं, जहाँ जहाँ बिजनेस आप करेंगे, हेड ऑफिस है, ब्रांच है, वहाँ पे अब उन्होंने उसको मैंडेटरी कर दिया है। इसके अंदर रूल्स भी इसके बन गए हैं। ये पहला आपका टैक्सेस का अपडेट है जी। दूसरे की तरफ मैं चलता हूँ जी। दूसरा अपडेट आपके सामने जी, जो FBR ने अपनी लिस्ट जो है टैक्स फाइलर की वो अपडेट की है मंडे वाले दिन। 2.93 मिलियन जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर जो है उसकी लिस्ट में आ गए हैं जी। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पीरियड वो ज़्यादा के हैं जी। ये एक बड़ी अच्छी खबर है जी, तादाद बढ़ रही है। तीसरा जी आपके सामने है स्पेशल प्रोसीजर फॉर कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़ है। जो रूल्स हैं वो अपडेट हुए हैं जी। उसमें उन्होंने कैपिटल गेन कैलकुलेट करने और टैक्स निकालने का तरीका बड़े डिटेल में 13N रूल है, जो कि इससे इनकम टैक्स रूल्स 2002 में है। उसको आप डिटेल में जो है स्टडी कर सकते हैं। फोर्थ है जी आज का, वो शरिया कंप्लाइंट जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको नॉर्मल रेट के मुकाबले में 2% कम रेट जो है वो पे करना पड़ेगा। वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है। अगर आप वो कंडीशन मेट कर देते हैं, उसमें 231H जो है वो आपका रूल है, जो बताता है कि अगर आप उसकी जो कंडीशन है 18B है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 के अंदर जो प्री कंडीशन अगर मेट करेंगे तो रिड्यूस रेट जो है वो आपको चार्ज किया जाएगा। ये जी आपका चौथा अपडेट था। उसका कुछ मटेरियल मैं और शेयर कर दूं आपको। ये जो चौथा अपडेट है उसमें 18B है, पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल है, वो रेफरेंस दे दिया मैंने, जिसमें रिड्यूस रेट जो है वो चार्ज होगा जी। आप लोगों का कोई सवाल होगा तो वो आप ज़रूर कर लें। एज यूजुअल हम इसको जब जब टाइम मिलता है उसको हम लाइव सेशन जो है वो आप लोगों के साथ करते हैं। तो पहले भी लोग काफ़ी सवाल कर रहे थे, अभी भी कोई अगर सवाल होगा तो वो आप हमारे साथ कर सकते हैं। अभी मैं कुछ और मज़ीद आपके साथ शेयर करता हूँ जी। उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप ऑनलाइन आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा है, वरना टैक्सेस की अपडेट जो है ना वो इसके अंदर कंटेंट है जी। जनाब कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे साथ कर सकते हैं जी। आगे मैं चलता हूँ जी। नेक्स्ट जो अपडेट है वो मैं वेल्थ स्टेटमेंट से कनेक्टेड है कि एसेट्स जो है रिसीव्ड थ्रू गिफ्ट, पब्लिक इनहेरिटेंस जी। इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा जी मैं। जो एसेट्स गिफ्ट के थ्रू या विरासत में रिसीव होते हैं जी, उसका ऑब्वियसली गिफ्ट है तो गिफ्ट डीड होगा, और प्लस आपके नाम पे वो एसेट, अगर गाड़ी है तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, शेयर्स हैं तो या प्रॉपर्टी है आपके नाम पे उसको आना चाहिए। दूसरा जो गिफ्ट है उस विरासत है उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट है, और फिर ऑब्वियसली इसी तरह आपके नाम पे टाइटल उसका होना ज़रूरी है। तभी इनकम टैक्स लॉ जो होगा इसको वो वैलिड ट्रांसफ़र कंसिडर करेगा और आप उसको फिर शो कर सकते हैं। ये एसेट्स रिसीव थ्रू गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस का जी। नेक्स्ट मैं चलता हूँ जी आगे। हाँ जी, अब स्पेशल पॉइंट्स।
deductibility of expenses against income from salary। जी अब स्पेशल पॉइंट्स कुछ मैं आपके साथ शेयर करता चलो जी। 12 सब सेक्शन 4 है जो ये कहता है कि अगर आप सैलरी इनकम कमाते हैं तो उसको अर्न करने पे जो एक्सपेंसेस हैं आप उसमें से माइनस नहीं कर सकते। ओबियसली अगर मैं कोई ट्रैवलिंग करता हूँ, फूड क्लोथिंग एक्सेट्रा यूज़ करता हूँ तो वो सैलरी में से माइनस नहीं किया जाएगा। हाँ, कोई बेनिफिट ड्राइव करने के लिए अगर आप कोई एक्सपेंस करते हैं तो टू डैट एक्सटेंट आप माइनस कर सकते हैं। अब सैलरी के अंदर जो मेन चीज़ें जो जेन में रखनी है वो आपको जो रखनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ जी। उसमें कुछ तो एक ये पहला अब 1 बाय 1 करके इज द इंडिविजुअल इज ए सैलरीड पर्सन, ये पहला सवाल है जी, क्या वो बंदा सैलरीड इंडिविजुअल है। इसको चेक करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी टैक्सेबल सैलरी इनकम को टोटल टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल सैलरी इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम के या टैक्सेबल इनकम जो भी आप टोटल निकालेंगे उसके 75% से एक्सीड करेगा तो वो बंदा सैलरीड इंडिविजुअल होगा, अदरवाइज वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल ट्रीट होगा। अब सैलरीड पर्सन होने का फायदा क्या होगा कि आपको 6 लाख रुपए तक 0% टैक्स होगा और जो नॉन सैलरीड है उसका 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स होगा। पहला सवाल जी। नंबर 2 अब एग्जम्पशंस। assumptions for a salaried individual। जी ये नंबर मांग रहे जी, मैं नंबर आपको टाइप कर देता हूँ जी अभी इसी के साथ ही। जी ये नंबर मैंने लिख दिया, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा अब एग्जम्पशन जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप उसको देखें, उनके कुछ अलाउंसेज और उनको बेनिफिट जो दिए जाते हैं, जैसे जजेस के लिए है, सेनेटर्स के लिए है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 इनके कुछ अलाउंसेज की एग्जम्पशन है। नंबर 3 फिर आपके पास मेडिकल अलाउंस है। अगर आप मेडिकल फैसिलिटी के बगैर आप मेडिकल अलाउंस रिसीव कर रहे हैं तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट है और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है लेकिन मेडिकल अलाउंस नहीं है तो वो टोटली एग्जाम्प्ट है। और इसी तरह मेडिकल की रीइंबर्समेंट भी एग्जाम्प्ट है, प्रोवाइडेड कि आप वाउचर देंगे और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक वो होगा। और एनटीएन भी जो बंदा होगा उसकी रसीदें वगैरह सारी आप फर्निश करेंगे। तो ये आपका सैलरी की कुछ एग्जाम्पशन है। बाकी रेट ऑफ टैक्स जो है वो भी देख लेते हैं, अभी मैंने जो कि बात भी की है आपसे। रेट ऑफ टैक्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल एंड ए नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि सैलरीड के लिए आपको पता है 6 लाख रुपए तक 0% है, फिर स्लैब रेट है और इनके सैलरीड पर्सन पे रेट ऑफ टैक्स कम है एज कम्पेयर टू नॉन सैलरीड पर्सन के। सैलरीड पर्सन में आपको पता है कोई 12 स्लैब है जो एंड पे जाके अगर आप 75 मिलियन से ज़्यादा होंगे तो 35% रेट होगा। नॉन सैलरी में तो 8 स्लैब है, 60 लाख से ऊपर जाएगी इनकम तो सीधा 35% जो है रेट ऑफ टैक्स चार्ज हो जाएगा। और इनिशियल जो पहला स्लैब है 6 लाख रुपए तक सैलरीड पर्सन 0% है और उधर 4 लाख रुपए तक 0% है। ये आपका सैलरीड पर्सन से कनेक्टेड कुछ पॉइंट्स है। बाकी इसमें जो भी आप रिसीव करेंगे बेनिफिट्स हैं, अलाउंसेज है, परकोजेट्स है, अगर उनको छूट दी गई है तो वह एग्जाम्पशन आप लेंगे टू डैट एक्सटेंट, बाकी आपका टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं जी। मैं आगे चलता हूँ। मैं कुछ की पॉइंट्स रिलेटेड टू फॉरेन रेमिटेंस एंड फॉरेन सोर्स इनकम।
इस पे मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा जी। हाँ जी, पहला जी रिलेटेड टू फॉरेन रेमिटेंस। देखिए फॉरेन रेमिटेंस, अगर कोई बंदा, अगर कोई रिलेटिव आपका, कोई दोस्त बाहर है, वो आपको बाहर अर्न करके पैसे भेजता है तो वो फॉरेन रेमिटेंस ट्रीट होगी। लेकिन अगर एक बंदा खुद इनकम कमा के अपने ही अकाउंट में भेज रहा है तो वो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम बन जाएगी जी। बिलाल अहमद कह रहे हैं गेन्स राइजिंग ऑन सेल ऑफ फाइल और नॉट और इट इज़ टेकन एज एडवांस। देखें बिलाल अहमद, अगर तो टाइटल आपके नाम ट्रांसफ़र हुआ है और आपके नाम पे टाइटल आ गया है तो फिर तो आप इसको ज़ाहिर बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उसकी विदाउट उसके आप डील कर रहे हैं तो आप तो फिर राइट बेसिकली आप दे रहे हैं, आपने टाइटल तो आपके नाम पे आया ही नहीं था वो, तो वो ज़रा उसको चेक कर ले कि फाइल के केस में अगर टाइटल आपके नाम आया था तो फिर तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अदरवाइज जो वरना राइट है तो वो ओबियसली इमूवेबल प्रॉपर्टी का अलग ट्रीटमेंट है और राइट को बेचने का जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। तो बिलाल अहमद, अगर आपको आवाज़ आ रही हो और आपका पॉइंट क्लियर हो गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा जी। नंबर 1, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी है बिलाल अहमद के, जो फाइल या चीज़ आपने ली है उसका सोर्स होना भी लाजमी है, उसको भी ज़रा देख लीजिएगा। ये ना हो कि खाली आप गेम निकालते रहे जी। किसी का कोई और सवाल हो वो कर सकता है। मैंने आप लोगों को फॉरेन सोर्स इनकम का बताया और फॉरेन रेमिटेंस का। अब फॉरेन रेमिटेंस में दो तरह की चीज़ है, एक वो जहां आपको सोर्स पता है। अजान हो रही है जी, मैं 2 मिनट ब्रेक कर रहा हूं, इसके बाद मैं कैरी करता हूं। तब तक आपका कोई सवाल है तो टाइप कर दीजिएगा। हाँ जी। अच्छा, अब बिलाल अहमद सोर्स आपने कहा अच्छा है, वो तो चलो ठीक हो गया। अब रही बात, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर टाइटल के साथ आप ट्रांसफ़र करके बेच रहे हैं तो फिर तो आपने ज़ाहिर बात है एसेट लिया और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी 37(1)(a) है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो उसमें चेक कर लें। और अगर आप फाइल बेच रहे हैं, अगर राइट आप सिर्फ दे रहे हैं तो फिर आप ओबियसली राइट जो कैपिटल एसेट के अंदर ही आएगा, उसका ट्रीटमेंट 37 के अंदर किया जाएगा। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद जी सवाल आ गया है, यासीन मेमन साहब आए, वो कह रहे हैं इफ़ माई टैक्स डिडक्टेड 9% इन टैक्स ईयर 2020 फॉर सप्लाईज इन अगस्त 2019। अच्छा अच्छा, एंड बिकम फाइलर इन मार्च 2020। सो माई क्वेश्चन इज डिडक्टेड टैक्स इन 2020 इज एडजस्टेबल विच इज डिडक्टेड एज नॉन फाइलर। यासीन साहब, बात ये हो रही है कि अगर आप उसकी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आप उसकी एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं। वो 9% अब मतलब डबल रेट हो गया ना, ज़ाहिर बात है। तो रिटर्न फाइल करके आप उसका क्लेम जो है वो ले सकते हैं आप। तो अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो इसको आप मुझे क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी 20 के अंदर ही वो फॉल कर रहा है और 20 के अंदर ही अब आपको रिटर्न फाइल करके उसको फाइलर बनाना पड़ेगा। लेकिन फरवरी तक 2019 की रिटर्न की बेस पे फाइलर का स्टेटस अपडेट हो रहा है, यानी एक्टिव टैक्स पे जो लिस्ट है। 20 वाली जो लिस्ट है, जो 20 की बेस पे रिटर्न पे होनी है, वो 1 मार्च
20 को होएगी, सॉरी 21 में होएगी जी। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दे। चले, उन्होंने ओके कर दिया। अरशद अली जान कह रहे हैं जी, रिस्पेक्टेड सर, माय फ्रेंड आस्क्ड टू हिज फ्रेंड्स दोज हु आर लिविंग इन एमिरेट्स टू सेंड मनी इन हिज अकाउंट ऑलमोस्ट 2 to 3 million मंथ। इज इट बेनिफिशियल फॉर हिम और डिसएडवांटेज फॉर हिम? अरशद अली जान साहब, बात ये हो रही है कि अगर वो पैसे अगर तो उसने लीगली अर्न किए हैं और वो वाले पैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं और वो भेजने वाले का नाम, अता पता सब क्लियर है, फिर तो कोई मसला नहीं, फॉरेन रेमिटेंस आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर वो अपने अकाउंट में भेजेगा तो उस सूरत में वो फिर उसकी फॉरेन सोर्स इनकम होगी, जिसको कवर करना पड़ेगा पासपोर्ट दिखा के, और वहाँ वो क्या करते हैं उसको दिखाना पड़ेगा। ये बात हो रही है। अरशद अली जान, अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। चलें, ओके हो गया जी। और किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं जी। लाइव सेशन हम कर रहे हैं, कुछ अपडेट्स मैंने पहले लिख दी हैं बाकी आप इसमें अगर कोई और सवाल हो तो वो कर सकते हैं आप। अभी फ़िलहाल आपको पता है कि ड्यू डेट से पहले पहले ऑन और बिफोर जो है दिसंबर 08 2020 to file the income tax return for the tax year 2020 जी। तो उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि वक्त पे रिटर्न फाइल करें। डबल रेट से बच जाएंगे, पेनल्टी से बच जाएंगे, बड़ी चीज़ें निकल जाएंगी। चले, उन्होंने ओके कर दिए। एक और सवाल आ गया जी, लीज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज टैक्सेबल और नॉट? मियाँ महमूदुल हक साहब, अगर आप लैंड एग्रीकल्चर रेंट पे देंगे तो उससे जो आपको रेंट आएगा वो भी एग्रीकल्चरल इनकम ही ट्रीट होगा सेक्शन 41 में। तो करना ये है कि सूबे को टैक्स दे दीजिएगा, फेडरल FBR आपको टैक्स नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आपने सूबे को ना दिया तो फिर FBR आपकी डिक्लेयर्ड इनकम में उसको ऐड करके आपसे टैक्स मांग लेगा 111 सेक्शन में जी। ये किनका था जी? जी मियाँ महमूदुल हक साहब, अगर ओके हो गया तो आप इसको बता दीजिएगा। बिलाल अहमद कह रहे हैं नीड टू रीड रूल फॉर नॉन फाइलर कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट ऑफ द ईयर इन विच ही इज नॉट फाइलर। हाँ, तो अब बिलाल साहब, जब आप फाइल कर देंगे तो आप फाइलर बन जाएंगे ना, यही तो बता रहा हूँ। आपने 20 में टैक्स कटवाया है, 20 की रिटर्न फाइल करेंगे तो आप उसमें फाइलर बन जाएंगे ना। फिर उसको देखें ना आप, उसकी एडजस्टमेंट आपको वो दे देगा। ये नहीं है कि मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई है, वो तो नॉन फाइलर होने की वजह से है जी। मियाँ साहब ने ओके कर दिया जी। आपका भी अगर ओके हो तो हो गया हो तो आप उसको ओके कर दें मुझे जी। और किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है जी जनाब। अच्छा, चले, मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात कर रहा था कि अगर बाहर से पैसा भेजना है, और चाहे अपना है या दूसरा है, अपना पैसा जो है वो आप बेहतर ये है कि बैंकिंग चैनल यूज़ करें। मनी चेंजर भी हो सकता है और बाय हैंड भी हो सकता है, लेकिन उस सूरत में कस्टम जो एयरपोर्ट वाले हैं उससे आपको स्टैंप लगवानी पड़ेगी कि इतने पैसे आप लेके बाहर से आ रहे हैं। वो आपको पता है $10,000 है, उससे ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ परमिट नहीं करता। चले, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान में आने का प्रूफ आपके पास होना लाजमी है। उसके बगैर वो पाकिस्तान में ब्लैक मनी जो है वो ट्रीट हो जाएगी, जो पैसा आप लेकर आएंगे। अब रही बात दूसरी, जिसका सोर्स आपने नहीं बताना 111 सेक्शन में, 111 सब सेक्शन 4 में, तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आएगा, और इनकैशमेंट का सर्टिफिकेट भी आप बैंक से ही लेके देंगे। उसमें अदरवाइज जो ऑप्शन है, यानी बाय हैंड या उसका मनी चेंजर या मनी ग्राम वाली परमिशन उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बैंकिंग चैनल का वर्ड उसमें होना लाजमी है जी जनाब। अब रही बात फॉरेन सोर्स इनकम की, तो जो अपना पैसा आप अर्न करके लाएंगे उसका भी एक प्रोसीजर है जो पाकिस्तान में पैसा लाने का, क्योंकि वरना तो हर बंदा कहेगा जी मैंने बाहर से पैसा कमाया, फिर तो पता ही नहीं लगेगा बाहर से कौन सा है और यहाँ से कौन सा है। तो जो बाहर से आया है उसका और अर्न भी वहाँ किया होना ज़रूरी है, खाली ये नहीं कि बाहर से पैसा भेज दिया। अगर एक बंदा यहाँ से पैसे ले जाके वहाँ जाके भेज के यहाँ आ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये फॉरेन सोर्स इनकम है। ऑब्वियसली उसने वहाँ पैसा नहीं कमाया, तो इस सूरत में फॉरेन रेमिटेंस ही बाकी रह जाएगा, लेकिन उसका भी फिर बैंकिंग चैनल और चीज़ें जो आपकी हैं वो पूरी करनी पड़ेगी जी जनाब। अभी टाइम शॉर्ट हो रहा है जी, आगे चूँकि नमाज का भी टाइम है
अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर लें, वरना फिर इसको मैं यहीं पे क्लोज करूँगा। एक फ़ोन आ गया जी, सॉरी मैं वो ले लूँ। हेलो 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 हेलो, मेरा ख्याल है आपने रॉन्ग नंबर मिला दिया। अच्छा जी, आगे कौन सा क्वेश्चन है जी? अच्छा जी, एक और आगे जी, मियाँ महमूदुल हक साहब कह रहे हैं, कैन ए प्राइवेट कंपनी और हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन कंज्यूम बिल्डिंग मटेरियल ब्रिक्स सैंड एटसेट्रा एग्जेम्प्ट और नॉट फ्रॉम विद होल्डिंग टैक्स, रेफरेंस एडिंग इन फाइनेंस एक्ट 220 इन सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 क्लॉज 46AA सब क्लॉज IX और इट बिलोंग्स टू कंस्ट्रक्शन, एक मिनट, construction and builders or developers only, else we will not take the benefit। ये आप पूछते हैं जी, प्राइवेट कंपनी या जो हॉस्पिटल है वो कंज्यूम करता है बिल्डिंग मटेरियल ब्रिक्स सैंड एक्सेट्रा एग्जेम्प्ट और नॉट फ्रॉम विथहोल्डिंग टैक्स। देखिए बात ये है कि ये तो क्लॉज पहले चेक करना पड़ेगा जी। 46AA जो है, कह रहे मैं आपको चेक कर देता हूँ अभी मेरे पास जो सेकंड शेड्यूल का 46AA सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 का 46AA, अभी देखते हैं पार्ट 4 45 46AA फॉलोइंग पर्सन प्रिंसिपल पेमेंट्स आपने दिया है IX और X, individual who are not registered under the section 181 of the ordinance is payment is payable। और फिर आपने दिया है X भी आपने कहा है, जी अपेरेंटली तो क्लियर है जी। इसके अंदर जो लिखा हुआ है, पहला तो उसने यूज किया इंडिविजुअल्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 181 ऑफ द ऑर्डिनेंस रिसीविंग पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ सैंड ब्रिक्स क्रश्ड सॉफ्टस्टोन एंड क्ले। अच्छा, फॉलोइंग पर्संस एज रेसिपिएंट ऑफ पेमेंट्स, ये रेसिपिएंट ऑफ पेमेंट की बात हो रही है, पेयर की बात नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन का जो बिल्डिंग मटेरियल फ्रॉम द होल्डिंग टैक्स रेफरेंस एडिंग इन फाइनेंस एक्ट इतना पार्ट 1। हाँ, और दूसरा क्या है कि उसमें और लोग भी हैं, अगर वो नहीं है, ये रेसिपिएंट की, मैं फिर कह रहा हूँ महमूदुल हक साहब, ये रेसिपिएंट के लिए इसको पढ़े जरा जी। फॉलोइंग यानी अगर ये सप्लाई करेंगे और उनको रिसीव होगा तो फिर उनको छूट दी जाएगी। अब ऑब्वियसली जो पेयर होगा, ये स्पेसिफिक एग्जम्पशन दी गई है रेसिपिएंट को कि अगर ये सप्लाई करके रिसीव करेंगे तो इसका मतलब अब सिंपल ये है कि उन्होंने विद होल्डिंग टैक्स से उनको छूट दे दी है कि जो पेमेंट उनको आएगी उस पर टैक्स नहीं काटा जाएगा, ये उसके लिए है। अब रही बात जो पेयर की, अब ये छूट जो दी गई है 153 की, तो फॉलोइंग रेसिपिएंट ऑफ पेमेंट्स, रेसिपिएंट्स ऑफ पेमेंट, अब इसका मतलब है कि उन्होंने सेल की होगी, तो सेल करके उनको छूट दी जाएगी, ये उसकी बात हो रही। मेरा ख्याल है आपका इशू रिजॉल्व हो गया कि अगर आप उन लोगों से लेंगे जिनकी लिस्ट में ये नाम है, तो उनके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स होगा, जो 153 सेक्शन होगा, वो अप्लाई नहीं होगा। जी जनाब, ऐसे ही है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप कंडीशंस उसकी मेट करेंगे। ये स्पेसिफाइड है 153 में बेनिफिट देने के लिए उन लोगों के लिए जी। और क्या जी, मुझे उम्मीद है जी आपको मियाँ महमूदुल हक साहब जवाब मिल गया होगा, इसको ओके करें। और कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं जी। अभी 5-6 मिनट है जी, और आप कर लें, वरना मैं फिर इसको क्लोज करूंगा। कुछ बात कर लेते हैं टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
ठीक, इस वक्त ये है कि इंडिविजुअल एओपी अगर 40 लाख रुपए तक उनकी जो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, वो तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएंगे। कंपनी नॉर्मल टैक्स रिजीम में है इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इंडिविजुअल एओपी को ऑप्शन है कि अगर 40 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तो वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाके टैक्स अपनी नॉर्मल इनकम में उसको ऐड करके डिडक्शन माइनस करके उसको ऑफर कर सकते हैं। इनका रेट आपको पता है, नॉर्मल में जाएगा तो वो नॉर्मल टैक्स है, वरना सेपरेट ब्लॉक का सेपरेट रेट जो है इसके अंदर दिया हुआ है जो 2 लाख रुपए तक 0% टैक्स है। जी जनाब, मुझे उम्मीद है जी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। डिस्कशन हमने की आप लोगों के साथ। अगर किसी का कोई और सवाल हो तो वो हमारे साथ कर सकता है, वरना मैं इसको यही क्लोज कर रहा हूँ। जी जनाब, चले, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।